बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के वीडियो में हम रिसर्च प्रॉब्लम यानी रिसर्च के मसले पर गुफ्तगू करेंगे, उसके डेफिनेशन और उसकी अहमियत और उसके माखिज़ यानी सोर्सेस पर गुफ्तगू रहेगी। ये वीडियो सीरीज़ रिसर्च मेथड्स इन यूनानी मेडिसिन जो मेरी किताब है उसके लेसन्स की एक कड़ी है और ये तीसरा हिस्सा है। मैं डॉक्टर सैयद बादशाह मोहिउद्दीन हूँ। सबसे पहले लोगों को जब वो रिसर्च की फ़ील्ड में दाखिला लेते हैं या पीजी में दाखिला लेते हैं तो सबसे पहला सवाल उनको ये पेश आता है कि वो रिसर्च टॉपिक क्या सेलेक्ट करें। एक बार जब वो रिसर्च टॉपिक सेलेक्ट कर लेते हैं तो उनको ये चाहिए कि वो रिसर्च प्रॉब्लम की तरफ आएँ। तो रिसर्च प्रॉब्लम दरअसल वो स्टेटमेंट है यानी वो बयान है जिसमें कि आप ये बतलाते हैं कि आप क्या चीज़ सॉल्व करना चाहते हैं, किस सवाल का जवाब देना चाहते हैं, या जो रिसर्च जो फील्ड में आपकी कोई नॉलेज में गैप आ रहा है उसको आप कैसे फिल करना चाहते हैं। इसका डेफिनेशन यहाँ पर मैंने दिया है। इट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, यानी ये उस मसले का बयान है जिसका हल मुहक़्क़िक़ पेश करना चाहता है। द रिसर्चर वांट्स टू सॉल्व द क्वेश्चन द रिसर्चर वांट्स टू आंसर, वो सवाल है जिसका जवाब मुहक़्क़िक़ देना चाहता है। द गैप इन नॉलेज द रिसर्चर वांट्स टू फिल थ्रू रिसर्च, इल्म की वो खला है जिसे मुहक़्क़िक़ तहक़ीक़ के ज़रिए पुर करना चाहता है। अब मैं किताब में लिखता हूँ कि द फर्स्ट स्टेप आफ्टर सेलेक्टिंग रिसर्च टॉपिक इज़ टू स्टेट द रिसर्च प्रॉब्लम इन क्लियर टर्म्स। जब आपने रिसर्च टॉपिक अपनी सेलेक्ट कर ली तो अब आपको रिसर्च प्रॉब्लम का स्टेटमेंट साफ साफ अल्फाज में लिखना ज़रूरी है। स्टेटिंग द रिसर्च प्रॉब्लम रिमूव्स एम्बिग्विटीज़ इफ़ एनी एंड प्रोवाइड्स अ शार्पर फोकस टू द टॉपिक। जब आप अपनी रिसर्च प्रॉब्लम को स्टेट कर लेंगे, उसका बयान कर देंगे, तो उसमें से कोई डाउट्स अगर होंगे तो आपको समझ में आएंगे, फिर आप उसको निकाल सकेंगे और आपकी रिसर्च में एक शार्पर, एक बारीक सा फोकस आ सकता है। उस प्रॉब्लम को फ्रेम करने के नतीजे में ही आप एक शार्पर फोकस अपनी रिसर्च में पाएंगे। इन फैक्ट सम ऑथर्स रिगार्ड द रिसर्च प्रॉब्लम एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ सेलेक्टिंग रिसर्च टॉपिक एज इट प्रोवाइड्स द बेस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव द हाइपोथेसिस एंड रिसर्च मेथडोलॉजी। बल्कि बाज़ ऑथर्स तो ये कहते हैं कि रिसर्च प्रॉब्लम सेलेक्ट करना खुद रिसर्च टॉपिक सेलेक्ट करने का एक हिस्सा है, क्योंकि जब आप रिसर्च प्रॉब्लम आप फ्रेम कर लेते हैं, बना लेते हैं, तो उसके नतीजे में आपका रिसर्च ऑब्जेक्टिव की तामीर होती है, हाइपोथेसिस यानी क़ियास की तामीर होती है, मफरूज़े की तामीर होती है, और रिसर्च मेथडोलॉजी आप रिसर्च किस तरीके से अंजाम देंगे, कब क्या करने वाले हैं, ये बहुत कुछ रिसर्च प्रॉब्लम के ऊपर ही निर्भर करता है, डिपेंडेंट है और उस पर मुनहसर है। आगे मैं लिखता हूँ, अ गुड रिसर्च प्रॉब्लम डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स इन द फॉर्म ऑफ अ क्वेश्चन। अब जबकि ये बतला दिया कि भाई इसकी बहुत अहमियत है, आगे आपकी रिसर्च इसके ऊपर मुनहसर होगी कि आपने रिसर्च प्रॉब्लम कितना अच्छा पेश किया। तो अब रिसर्च प्रॉब्लम को बनाने का तरीक़ा क्या है वो भी बतला रहे हैं कि रिसर्च प्रॉब्लम जो है कभी भी दो और ज़्यादा वेरिएबल्स के दरमियान ताल्लुक़ और रिश्ते को क़ायम करता है, और ये सवाल के तरीक़े से होता है। वेरिएबल्स यानी एक ऐसी चीज़ जो बदलते रहती है, सेम नहीं रहती है। जैसे मिसाल के तौर पर मरीज़ का बीपी है, एक मरीज़ का बीपी हो सकता है एक हो, फिर दूसरे मरीज़ का बीपी कोई कुछ और हो। इसी तरह ये चीज़ें बदलते रहती हैं। इसी तरह आपने किसी को दवा दी, इलाज में जो रिस्पॉन्स आया वो एक मरीज़ का मुख्तलिफ होगा, फिर दूसरे मरीज़ का हो सकता है मुख्तलिफ होगा। तो ऐसी चीज़ें जो बदलते रहती हैं उसको हम वेरिएबल कहते हैं। तो वेरिएबल्स के दरमियान आप रिलेशनशिप यानी रिश्ता और ताल्लुक़ बतलाते हैं, और वो भी सवाल की शक्ल में रिसर्च प्रॉब्लम के अंदर, एंड इज़ कैपेबल ऑफ बीइंग टेस्टेड थ्रू डेटा। और ये जो रिसर्च प्रॉब्लम आप बनाएंगे वो आप स्टैटिस्टिक के ज़रिए आप उसको टेस्ट करने की भी उसमें कैपेबिलिटी होनी चाहिए, सलाहियत होनी चाहिए। वो आप स्टैटिस्टिक्स कैसे आपको हासिल होंगे, जब आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे और एक्सपेरिमेंटेशन करेंगे, तजुर्बा वगैरह जब करेंगे, तो आप उस अपने सवाल को साबित कर पाएंगे अगर आपका रिसर्च प्रॉब्लम अच्छी तरीके से आपने फ्रेम किया है। तो यहाँ पर एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। एग्जांपल ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, विल सफूफ मुहज़्ज़िल बी इफेक्टिव इन लोअरिंग कोलेस्ट्रॉल लेवल्स इन पेशेंट्स विद हाइपर कोलेस्ट्रीमिया। क्या सफूफ मुहज़्ज़िल मुअस्सिर साबित होगी उन लोगों में कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए कि जो हाइपर कोलेस्ट्रीमिया के मरीज़ हैं, जिनके खून में कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक तो सफूफ मुअज़्ज़िल की बात की गई है, तो आप सफूफ मुअज़्ज़िल का यहाँ पर एक डोजेज आ जाएगा, फिर पेशेंट्स के कोलेस्ट्रॉल लेवल्स का एक डोजेज आ जाएगा। तो आप सफूफ मुअज़्ज़िल का डोज जो आप दे रहे हैं उससे आप कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को मेजर कर पाएंगे कि कितना देंगे तो क्या हुआ। ये आप जब डेटा जमा करेंगे, स्टैटिस्टिक्स जमा करेंगे, तो आप इसको प्रूफ कर पाएंगे, पहली बात। दूसरी बात ये देखिए कि ये दो वेरिएबल्स में आप यहाँ पर रिश्ता कायम कर रहे हैं, एक सफूफ मुअज़्ज़िल और दूसरा कोलेस्ट्रॉल लेवल्स। और तीसरी बात ये कि यहाँ पर एक तो हम ये देखें कि इन्वेस्टिगेशन के ज़रिए हम उसको प्रूफ कर सकते हैं, दूसरे हमने ये देखा कि ये दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप है, और तीसरी बात ये कि यहाँ पर ये सवाल की शक्ल में है। देखिए आप इसी तरह ये तीन सिफतें आपको अगली एग्जाम्पल में भी देखने को मिलेगी जो मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। कैन माजून फ़लासफ़ा हेल्प इन मिनिमाइजिंग जीरियाट्रिक प्रॉब्लम्स, यानी मशाइख को पेश आने वाले जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उसको क्या माजून फ़लासफ़ा कम करने में मदद दे सकती है। तो यहाँ पर भी देखिए आप माजून फ़लासफ़ा एक आ गई और दूसरे जीरियाट्रिक प्रॉब्लम्स एक आ गए, दो वेरिएबल्स आ गए, फिर वही सवाल की शक्ल में है ये
रिसर्च प्रॉब्लम, और इसको आप स्टैटिस्टिकली डेटा जमा करके प्रूफ कर सकते हैं कि कितने लोगों को क्या आपने दिया तो क्या फ़ायदा आया, कैसा फ़ायदा आया। अब आगे देखते हैं कि बाय स्टेटिंग द रिसर्च प्रॉब्लम एन इन्वेस्टिगेटर कैन अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ डेटा इज़ टू बी कलेक्टेड ड्यूरिंग द रिसर्च। यानी जब आप रिसर्च प्रॉब्लम बना देते हैं तो आपको ये भी समझ में आ जाता है कि किस किस्म का डेटा आप जमा करेंगे, क्या क्वालिटेटिव डेटा आप जमा करेंगे या क्वांटिटेटिव डेटा आप जमा करेंगे, यानी ऐसा डेटा जो नंबर्स की शक्ल में होगा, यानी कमियत के हिसाब से होगा या कैफियत के हिसाब से होगा, क्वालिटी के हिसाब से होगा, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। इट एक्सप्लेन्स द डिटेल्स ऑफ रिलेवेंट डेटा कलेक्शन एंड सेपरेट्स इट फ्रॉम इररिलेवेंट डेटा कलेक्शन। यानी जो मौजू डेटा आपके लिए, आपकी रिसर्च के लिए जो मौजू हैं, मुनासिब है, वो क्या है आपको समझ में आ जाएगा, और जो मुनासिब नहीं है वो क्या है वो भी आपको समझ में आ जाएगा अगर आपने रिसर्च प्रॉब्लम अच्छी तरीके से बना लिया है। फिर अगली बात है कि रिसर्च प्रॉब्लम हेल्प्स द रिसर्चर इन डिस्क्राइबिंग द प्रॉब्लम सिस्टमैटिकली। जो रिसर्च प्रॉब्लम अगर आपने सही तरीके से बनाया है तो आपको ये भी समझ में आएगा कि आपका प्रॉब्लम है क्या, आपको वो अच्छे से समझ में आएगा, सिस्टमैटिकली आपको समझ में आएगा। एंड एम्फेसाइजिंग इट्स इंपॉर्टेंस एंड प्रायोरिटी इन पॉपुलेशन अंडर द स्टडी। और जिन लोगों में आप ये स्टडी करना चाह रहे हैं, जो रिसर्च आप जिन लोगों में करना चाह रहे हैं, उस रिसर्च की उन लोगों में करने की क्या अहमियत है ये भी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर अभी मैंने कहा था कि माजून फ़लासफ़ा की क्या मदद मिल सकती है मशाइख में, तो अब ये देखिए आप यहाँ पर ये भी समझ में आ गया कि मशाइख से माजून फ़लासफ़ा का कोई ताल्लुक़ है, लिहाजा हमें ये भी समझ में आ गया कि हमारी जो पॉपुलेशन है जो हम स्टडी में ले रहे हैं मशाइख, उसकी क्या अहमियत है हमारी स्टडी के अंदर, और हम जो चीज़ ले रहे हैं उससे उसका क्या ताल्लुक़ है। ये सारी चीज़ें हमें समझ में आ जाएगी सिर्फ रिसर्च प्रॉब्लम हम सही से अगर फ्रेम कर लें तो। फिर अब ये देखते हैं कि रिसर्च प्रॉब्लम के सोर्सेस क्या क्या हैं, माखिस यानी उसका माखस क्या क्या हो सकता है। सोर्सेस ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम, द सिलेक्शन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, यानी रिसर्च के मसले का इंतखाब ऑफन बिकम्स अ डिफ़िकल्ट टास्क। अब जो नए जो लोग रिसर्च में आते हैं उनको रिसर्च प्रॉब्लम का सिलेक्शन मुश्किल नज़र आता है। क्यों? क्योंकि जो सिलेक्शन क्या जो क्राइटेरिया है, जो ज़रूरतें जिन ज़रूरतों की तकमील करना होता है, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की ज़िम्मेदारी की बात है, कमिटमेंट की बात है, और इंटेलेक्ट होशियारी की बात है, और एक्सपीरियंस तजुर्बे की भी बात है। ये सारी चीज़ों की इसमें जो है दखल होता है, सारी चीज़ों का इसमें दखल होता है। इट इज़ वाइज टू नो द सोर्सेस ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम एंड यूज़ देम स्किलफुली। तो अगर आपको ये सारी स्किल्स नहीं आती हैं तो कम से कम आप ये कर सकते हैं कि रिसर्च प्रॉब्लम के सोर्सेस क्या क्या हैं वो आप मालूम कर लें और उसको इस्तेमाल में ले आएँ। तो आप देखते हैं कि रिसर्च प्रॉब्लम की पहली सोर्स है एक्सपर्ट, माहिर। जो शख्स एक फ़न में कई दहाइयों से काम कर रहा है, 20 साल 25 साल से काम कर रहा है, उसकी मदद ली जाए। एक एक्सपर्ट जो है उसकी मदद ली जाए रिसर्च प्रॉब्लम बनाने के लिए। रिसर्च प्रॉब्लम फ्रॉम एक्सपर्ट। जनरली इन एकेडमिक रिसर्च, यानी पीजी अगर आप कर रहे हैं, एमडी कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, द गाइड हु इज़ एन एक्सपर्ट इन द सब्जेक्ट। जो आपका सुपरवाइज़र है, जो आपका रहबर है, गाइड है, जो उस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट भी है, माहिर भी है, वो क्या करता है, रिसर्च प्रॉब्लम बनाने में आपकी मदद कर देता है। प्रोवाइड्स द प्रॉब्लम इन जनरल टर्म्स। आपको उमूमी अल्फाज में वो दे देगा और आपको ये बतला देगा कि इसको फ्रेम करने का तरीक़ा क्या है। तो आपकी अपनी अब आपका अपना कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और वो आपकी मदद भी कर देगा। तो जनरली इन एकेडमिक रिसर्च द गाइड हु इज़ एन एक्सपर्ट इन द सब्जेक्ट प्रोवाइड्स द प्रॉब्लम इन जनरल टर्म्स। जो गाइड होता है एकेडमिक रिसर्च में वो उमूमी अल्फाज में आपको दे देगा, रिसर्च प्रॉब्लम बनाने के कीवर्ड्स आपको हो सकता है वो दे दे, एंड द रिसर्चर शेप्स इट। अब जो मुहक़्क़िक़ है जिसको रिसर्च करनी है वो उसको रिसर्च प्रॉब्लम की शक्ल देता है, एंड गिव्स इट अ शार्पर फोकस, और उसको बहुत बारीक बीनी से एक तेज़ धारी उसको फोकस देता है। फिर अगली सोर्स है फोकलोर, यानी ख़दीम रिवायात या जो रस्मियात होती हैं उनसे, या ट्रेडिशंस जो होते हैं, कल्चर्स जो होते हैं, उनसे हम रिसर्च प्रॉब्लम अख्ज़ करें। जैसे कोई प्रोवर्ब आपको मिल गया, जैसे कि एक शेर है, एक लुक़्मा पुगाही बेहतर से मुर्ग़ माही, यानी सुबह के वक्त का एक लुक़्मा, आम लुक़्मा मुर्ग़ और मच्छी खाने से बेहतर है। तो अब आप इस शेर को लेकर के आप ये मालूम करना शुरू करें कि भाई सुबह के वक्त में क्यों, उसकी क्या अहमियत है। आप इस पर रिसर्च करने लगें, आप लोगों के सुबह में उठने के बाद ब्लड एनालिसिस करने लगें, फिर आप एक लुक़्मा खिलाकर उनकी ब्लड एनालिसिस करने लगें, तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। तो ये हमने जो एक शेर से ले लिया, हो सकता है प्रोवर्ब से लें, या सेइंग्स से लें, या किसी के बिलीव्स से लें, और ये सब चीज़ें आपको रिसर्च प्रॉब्लम बनाने में मदद करेगी। प्रोवर्ब, सेइंग, बिलीव्स प्रोवाइड हेल्प इन फ्रेमिंग द रिसर्च प्रॉब्लम सर्विंग एज अ सोर्स ऑफ नॉलेज। ये इल्म का माखज़ कभी बन जाती है। दे नीड टू बी वेरीफाइड बाय अप्लाइंग द नॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब आप अपनी जो फ़न है उसकी आप मालूमात इसमें उसका इतलाक़ करें और टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करें तो आप उसको टेस्ट कर सकते हैं। फिर अगली जो सोर्स है वो है इंसाइट, यानी बसीरत। कभी क्या होता है कि बाज़ लोगों की बसीरत बहुत अच्छी होती है, गट फीलिंग या इंट्यूशन आप कह लीजिए, छठी सेंस आप कह लीजिए। Sometimes gut feelings, intuitions may be able to help the researcher in deciding the research problem. ये भी आपको रिसर्च प्रॉब्लम डिसाइड करने में मदद करती है।
इट इज़ रिस्की टू ट्रस्ट ओनली द गट फीलिंग, मगर ये थोड़ा कभी रिस्की हो जाता है कि अगर आप सिर्फ गट फीलिंग को ही लेकर बैठ जाएं, बट द फैक्ट दैट इट इंटरेस्ट्स द रिसर्चर हेल्प्स इन प्रोसीडिंग विद द रिसर्च प्रॉब्लम। लेकिन चूंकि मुहक़्क़िक़ को ये चीज़ इंटरेस्टिंग लगती है तो वो आगे बढ़ने में उसको मदद मिल जाती है, लेकिन साथ साथ आपको फ़न की भी उसमें मालूमात अप्लाई कर लेनी चाहिए। अगली चीज़ है इनफॉर्मल डिस्कशन, यानी गैर रस्मी बातचीत। आप कभी अपने दोस्तों से बातचीत करते बैठते हैं और कभी कोई ऐसी बात निकल आती है जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है और उन दोस्तों में कोई एक शख्स मौक़िफ़ होता है, वो उस बात को लेकर के अपना रिसर्च प्रॉब्लम बना लेता है। अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड माइट स्टार्ट एन इनफॉर्मल डिस्कशन, कोई एक इनफॉर्मल डिस्कशन आप शुरू करें, विच टर्न्स आउट टू बी एन इंटरेस्टिंग सोर्स ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, जो रिसर्च प्रॉब्लम का एक माखज़ बन जाता है फॉर द फ्रेंड इन द ग्रुप हु इज़ द रिसर्चर। कोई एक फ्रेंड होता है उस ग्रुप में जो रिसर्चर होता है, ही अप्लाइज हिज नॉलेज इन सर्चिंग मोर आंसर्स रिगार्डिंग द सब्जेक्ट ऑफ द डिस्कशन। अब जो बात चल रही थी उस पर वो जो मुहक़्क़िक़ होता है वो अपनी मज़ीद मालूमात का इतलाक़ करने लग जाता है रिसर्च प्रॉब्लम बनाने में। अगला है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, गैर निसाबी सरगर्मियाँ। जैसे मिसाल के तौर पर कोई एक एथलीट है, एक्सरसाइज करने वाला एक शख्स है, तो उसको मिसाल के तौर पर ये मालूम है कि अगर कहीं कोई मसल में स्प्रेन आ जाए तो इमीडिएटली उस स्प्रेन को कैसे दूर किया जाए, तो ऐसा शख्स हो सकता है दलक पर अच्छी रिसर्च कर पाए। इसी तरह कोई अगर सिंगर है तो वो आवाज़ की तहफ़्फ़ुज़ और आवाज़ को बेहतर बनाने के हो सकता है उसको कोई तरीक़े मालूम हो, तो वो फ़ैरिंग्स के बारे में हो सकता है कुछ अच्छी रिसर्च कर पाए, फ़ैरिंग्स के डिजीज़ के बारे में, हलक़ के अमराज़ के बारे में। तो ये सब गैर निसाबी सरगर्मियाँ हैं जिनका निसाब से तो कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन फिर भी ये आपको रिसर्च प्रॉब्लम बनाने में मदद करती हैं। जैसे स्पेशल स्किल और एक्टिविटी आउटसाइड द फील्ड ऑफ द स्टडी पोजेस्ड बाय अ रिसर्चर, जो आपकी फील्ड ऑफ स्टडी है जैसे तिब है, उसके अलावा आपको कोई एक और स्किल भी आती है तो वो भी आपको रिसर्च प्रॉब्लम बनाने में मदद करेगी। इट इज़ रियलाइज्ड दैट द नॉलेज ऑफ अदर अपैरेटस कैन बी अप्लाइड इन रिसर्च प्रोजेक्ट। तो ये जो दूसरी फ़न की मालूमात थी आपके पास, आप उसको रिसर्च प्रोजेक्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं विद सक्सेस, और कामयाबी के साथ अप्लाई कर सकते हैं। सिंस द रिसर्चर ऑलरेडी पोजेसेस एन एक्स्ट्रा स्किल, अब आपके पास एक एक्स्ट्रा स्किल है तो दूसरे रिसर्चर्स के मुकाबले में आपके पास उस टॉपिक को सेलेक्ट करने में एक एडेड एडवांटेज होगा, एक इजाफी फ़ायदा होगा आपके पास। फिर अगली चीज़ है मुताला, किताबों का मुताला। ये सभी रिसर्चर्स को, सभी मुहक़्क़िक़ीन को करना चाहिए। बहुत सारी किताबें पढ़नी चाहिए, अलग अलग मुहक़्क़िक़ीन को अलग अलग सब्जेक्ट्स पर पढ़ना चाहिए, तो आप रिसर्च प्रॉब्लम को आसानी से फ्रेम कर पाएंगे। जैसे आप एक ही टॉपिक पे अलग अलग लोगों को पढ़ेंगे तो मुख्तलिफ मुसन्निफ़ीन का अलग अलग अंदाज़ होता है, तो नई नई बातें आपकी जहन में आती हैं और फिर कुछ डाउट्स भी पैदा होते हैं। वाइल स्टडिंग लिटरेचर सर्टेन डाउट्स अराइज, यानी बाज़ डाउट्स पैदा होते हैं अलग अलग आप किताबें जब पढ़ते हैं, विच ऑफन रिमेन अनआंसर्ड, जिसका जवाब हमें नहीं मिलता है। तो अपॉन फर्दर रीडिंग, फिर आप जब मज़ीद मुताला करते हैं और रिफरिंग अदर बुक्स, अलग अलग किताबें पढ़ते हैं, इट इज़ रियलाइज दैट डाउट्स वुड सर्व एज पोटेंशियल सोर्सेस ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। जो आपको डाउट आ रहे थे, आप उन डाउट्स को ही बुनियाद बनाकर जो रिसर्च में, जो नॉलेज में गैप आ रहा है, आप ये पाते हैं कि भाई यहाँ पर इस चीज़ पर काम करना चाहिए, मज़ीद तहक़ीक़ की ज़रूरत है यहाँ पर, तो आप उस पर तहक़ीक़ शुरू कर देते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा माखज़ है रिसर्च प्रॉब्लम बनाने का। तो यहाँ तक रिसर्च प्रॉब्लम के बारे में गुफ्तगू को मैं ख़त्म करना मुनासिब समझता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।